नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व लेके आए हैं, जो स्टार्ट करेंगे 2020 के पहले सेट से। आशा करते हैं कि ये 2020 के अनसॉल्व जो है 2021 के एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अग्रवाल का अनसॉल्व, जो कि जिसका पहला पेपर, पहला सेट 346 एक्सेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आपका इसमें पहले प्रश्न का खंड रहेगा आ, खंड रहेगा आ, ठीक है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो ये आपका प्रश्न एक है, जिसमें 6 बहुविकल्पीय दिए जाएंगे जिनका आंसर विकल्प में होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से। अब इसका मात्रक बताना है। तो आप लोगों को पता है कि फाई ई को हम लिखते हैं ई डॉट ए। अब दोनों का मात्रक लिख लीजिए, जो बचेगा वही इसका मात्रक होगा। तो यहां देखिए ई का मात्रक होता है वोल्ट और प्रति मीटर, यही होता ना। अच्छा, गुणे ए का मात्रक, ए क्षेत्रफल है आपका, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर गया, ये मीटर चला गया, तो क्या बचा आपका? बचा है वोल्ट और गुणे मीटर, इतना ही बचा ना। तो ये आपका सही आंसर है। तो इसका मतलब इसमें आंसर दिया गया है वोल्ट मीटर, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 1 का ये का था, और प्रश्न नंबर 1 का खा कह रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना करनी है। अब 24 ओम का एक चालक तार है बेटा, इस तरीके का एक चालक तार है जिसका टोटल प्रतिरोध था 24 ओम, ये टोटल प्रतिरोध था। अब इस चालक तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। अब समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान होंगी तो हम क्या करें कि तीनों भुजाओं का प्रतिरोध भी समान होगा, क्योंकि लंबाई समान होती है तो प्रतिरोध भी समान होगा। तो 8 तियां 24, तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा? 8 ओम। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, और यहाँ पर 3 भुजाएं हो गई तो 3 प्रतिरोध हो गए, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 8 ओम हो गया। ठीक है। अब इस त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच आपको परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो हम शीर्ष ए बी सी, अब आप गौर से देखेंगे, चाहे ए और सी के बीच में परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर आप ए बी के बीच निकालते हैं तो ये दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अगर आप बी सी के बीच में निकालते हैं तो ये दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। चूंकि तीनों प्रतिरोध समान है तो इसलिए किसी भी दो शीर्षों के बीच निकालेंगे प्रतिरोध का मान नियत ही रहेगा। ठीक है। तो यहां पर हम इनको नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। ये हमने R3 नाम दे दिया। अब हम AB के बीच में परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहते हैं। तो यहां से देखेंगे R1 व R2 श्रेणी, ये आपका श्रेणी क्रम में है। तब प्रतिरोध, तब अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर 8 और प्लस 8 यानी कि 16 ओम। ठीक है। अब इसके बाद में जब इन दोनों का 16 ओम हो गया तो इस 8 ओम यानी कि R3 के साथ ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तब R का मतलब ये 16 ओम बा R3 समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तब R1/RAB, यानी कि AB सिरों के बीच टोटल प्रतिरोध तो 1/R
और प्लस 1/r3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/r(ab) इक्वल आपका 1/16 और प्लस 1/8, सही है, 1/8, इतना हो गया। चलिए इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 16, तो ये आपका RAB बराबर 1 + 2 और बटे आपका आएगा 16, यानी कि RAB बराबर आएगा 16/3 ओम। ये हो गया परिणामी प्रतिरोध आपका आ गया। चलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट सही है। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटे वाला जो बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी आएगा आप लोगों को सबसे पहले जानकारी होगी उसकी। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अनसॉल्व्ड है, ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छे से अच्छा मेथड आपको दूंगा, जिससे कि आप अपने 2021 के एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से फेस कर सकें। चलिए तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो अभी आंसर हो गया है पहले के काका और खाका। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का गा, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न का गा। प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर, तो R बराबर दिया गया आपका 100, ठीक है। इसके बाद में एक्सएल आपका क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात आपका दिया गया है 200 ओम और एक्सी भी दिया गया है 200 ओम। यह आपका क्या होता है, धारतीय प्रतिघात। जी हाँ, अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में आरोपित वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर, यानी कि फाई बराबर आपसे पूछा गया है। अब हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाले चैप्टर में कि धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। यह होता है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर रखेंगे मान, तो 200 माइनस 200 और बटे आपका हो गया 100, ये tan फाई बराबर हुआ, यानी कि tan फाई बराबर आपका हुआ 0, क्योंकि 200 से 200 चला जाएगा 0 और 0 के बटे कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0। अच्छा tan में 0 कितने अंश का मान होता है, तो tan में भाई साहब 0 होता है tan 0 अंश का, होता है कि नहीं। तो यहाँ से tan रिलीफ हो गया, तो आपका फाई इक्वल कितना आया, 0 अंश। कौन सा इसका सही है विकल्प, पहला। जी हाँ, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 1 का घा। 1 का घा प्रश्न क्या है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो तो, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो तो क्या होगा। अब ध्रुवण कोण की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवण कोण को हम लिखते थे IP से, IP इक्वल दिया गया है अल्फा। और क्रांतिक कोण की अगर हम बात करते हैं तो क्रांतिक कोण को हम लिखते थे C से, और C बराबर यहाँ दिया गया है बीटा, ठीक। तो इनमें संबंध क्या होगा, लेकिन संबंध को जानने से पहले हम जानते हैं चूंकि tan IP बराबर होता है n, होता है कि नहीं। IP की जगह आप अल्फा रखेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर n, और n बराबर होता है 1/sin C, लेकिन C की जगह पे हमें क्या रखना है, बीटा रखना है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin बीटा। अच्छा ये मान यहाँ पर उठा के रख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 1/sin बीटा, इतना हो जाएगा। अच्छा कैंचीदार गुणा करेंगे यहाँ पर, तो tan अल्फा और गुणे आपका हो जाएगा साइन बीटा और बराबर हो जाएगा 1। ये आपका संबंध निकल के आया है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका है, पहला पार्ट ये सही है, ठीक है।
चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ और आप लोगों से फिर अनुरोध है कि जिन बच्चों को फिजिक्स समझ में आ रही है, आंसर आपका अच्छा लग रहा है हल करने में, तो वो बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दीजिए और उसके बाद में अपने ग्रुप में और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न, पहले का यहाँ, ठीक है। पहला प्रश्न पहले का यहाँ प्रश्न कह रहा है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। अब यहाँ पर कण दिए गए हैं, पहले में मतलब वेग क्या है, वेग समान है, प्रत्येक कण का वेग समान है। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक कण का वेग समान है। अब कण हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, फिर इसके बाद में दूसरे में दिया गया है प्रोटॉन, और तीसरे में दिया गया है आपका न्यूट्रॉन, और चौथे में आपका दिया गया है अल्फा कण, अल्फा कण, ठीक है। तो ये आपके कण दिए गए हैं। अब इनमें पूछा गया है किस कण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, दे ब्रोगली। अब दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, तो ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आपका रिलेटिव प्रश्न है। तो यहाँ पर लेमडा बराबर आपका क्या होता है, h/mv, वेग के पदों में ये होता है ना, जी हाँ, ठीक है। चलिए h यहाँ क्या है, प्लांक नियतांक, ये क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है, जिसका मान होता है 6.63 गुणे 10 की घात -34, यही होता है मान। अच्छा, अब आपका B क्या है, वेग है, ये वेग रहा। M क्या है, द्रव्यमान है, ठीक। अब यहाँ पर हमें कण दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया है, अल्फा कण दिया गया है। जरा देखिए, वेग सबका बराबर है, h का मान सबके लिए बराबर रहेगा, अपान में आपका बचता है m। अब m का मान जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और अल्फा कण से कम होता है, इसलिए चूंकि me इज लेस देन mp इज लेस देन m अल्फा और छोटा होता है न्यूट्रॉन से भी, जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये न्यूट्रॉन से भी छोटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mn और लेस देन m अल्फा, ठीक है। ये कंडीशन देती है, तो ये कंडीशन देती है, तो इस आधार पे आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तो पहला वाला आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रवाह के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति। अब प्रकाश वैद्युत प्रवाह, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से ये आपका दिया गया है, आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल होती है। अब यहाँ पर हम ग्राफ बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से हम ग्राफ खींचते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इधर गतिज ऊर्जा E के बराबर E B0, जहाँ B0 आपका निरोधी विभव होता है, तो यहाँ पर B0 माइनस में और यहाँ पर B0 पॉजिटिव, और इस तरीके से ये यहाँ पर आवृत्ति होती है, ये आपकी रहेगी आवृत्ति। इसी तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। जब ग्राफ प्राप्त होता है तो ये ग्राफ रेखा की जो ढाल होती है, ये जो रेखा की ढाल है ये किसको प्रदर्शित करती है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है E के बराबर, आपने पढ़ा होगा h न्यू और माइनस W। W जहाँ पर धातु के पृष्ठ का कार्यफलन होता है, तो यहाँ से E के की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, EB0, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपकी है गतिज ऊर्जा, ये आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर E B0 बराबर h न्यू और माइनस W हो गया, यानी कि B0 बराबर हो जाएगा h न्यू अपान E और माइनस W अपान E। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इस आवृत्ति और इस निरोधी विभव से। तो आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच में जो रेखा का ढाल होता है h अपान E के मान को प्रदर्शित करता है, h अपान
ई के मान को। ये किस में दिया गया है? ये सेकंड पार्ट आपका, तो सेकंड पार्ट आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को हल करने के लिए आप प्रश्न पढ़िए, और आप लोग अगर इस वीडियो को देखने से आप लोगों को समझ में आ रही है फिजिक्स, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 का तो ये हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2 का। अब ये प्रश्न 2 का। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। आप लोगों को एक बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि अगर आपने प्रश्न पढ़ने से तुरंत जान लिया कि ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया है, किस चैप्टर से आया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने फिजिक्स में अच्छी तैयारी की है। जो भी आपकी कमियां रही हैं उनको हम अनसॉल्व के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे, और वादा है आप लोगों से कि आप 90 प्लस रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न नंबर 2 का हमें आंसर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, तो यहाँ पर हमारे उत्तर रहेगा अवतल लेंस के बारे में इस तरीके का होता है ना। अच्छा, ये मुख्य अक्ष हो गई, तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसी जाती हैं, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती हैं, इनको आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे ही ना, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रकाश के में। चलिए यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अरे भाई सॉरी, प्रथम फोकस बिंदु F1 कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत ही आसान भाषा में इसका ये उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में क्या संबंध होता है? तो संबंध लिखना है, तो प्रश्न नंबर 2 का खा, तो 2 के खा का उत्तर लिखना है। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे औसत आयु। औसत आयु को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। तो इतना होता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल कैपिटल टी बराबर आपका कितना होता है? 0.6931 और बटे लेमडा, इतना होता है। तो यहाँ से 1/λ का मान निकालेंगे, तो 1/λ बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बटे
0.6931। अच्छा, ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं तो आपका टाउ बराबर कितना आएगा, t और बटे 0.6931। कैंचीदार गुणा करेंगे तो आपका कैपिटल T बराबर मिलेगा 0.6931 टाउ। ठीक है, तो ये आपका संबंध हो गया अर्ध आयुकाल तथा औसत आयुकाल में संबंध। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अगर आप लोगों को फिर एक बार आप लोगों से कहना है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, फिजिक्स सही समझ में आ रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ। तो ये प्रश्न नंबर रहेगा 2 का गा। तो यहाँ पर कार्यफलन का अर्थ समझाना है, तो यहाँ पर कार्यफलन, ठीक है, तो कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर आपतित प्रकाश फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन W कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का ग का ये आंसर हुआ। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बाटहीन धारा का क्या अर्थ है। तो ये प्रश्न 2 का गा और फिर इसके बाद में है घा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग रहेगी बाटहीन धारा, बाटहीन धारा। इस प्रश्न का उत्तर इस हेडिंग में ही छुपा है। बाट आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक होता है ना। चलिए, बाट शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक होता है, हीन मतलब बाट में कोई कमी ना आए। तो बाट में कोई कमी ना आए ऐसी धारा, तो परिभाषा क्या रहेगी, ऐसी धारा जिसे किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित करने पर कोई शक्ति क्षय न हो, बाटहीन धारा कहलाती है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। बाटहीन धारा, चलिए इसको मैंने साफ किया। अच्छा, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़
आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न आपका है 2 का या, ठीक है। अब यहाँ विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, बहुत ही आसान और छोटे शब्दों में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता के से इसे प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ये विभव प्रवणता की परिभाषा हो गई, के बराबर dV/dr, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। चलिए यहां पर मात्रक भी लिख देता हूं, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट और प्रति मीटर, ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का लास्ट है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित करना है। अब चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को प्रश्न नंबर 2 का 4 भाग है। तो यहां पर हेडिंग रहेगी धारा सुग्राहिता, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, चल कुंडली धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राहिता आई सफिक्स में यस कहते हैं, मतलब धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं। यह धारा सुग्राहिता की परिभाषा हो गई। अच्छा धारा सुग्राहिता को IS से लिखते हैं तो I सफिक्स में यस बराबर आपका होता है फाई और अपान I, ठीक है। I का यहां पर मान रख देंगे, I का मान होता है C फाई अपान NAB, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तब यहां से क्या आएगा, IS बराबर आपका आएगा NAB, फाई से फाई कट जाएगा और अपान में आपका रहेगा C। तो ये आपकी धारा सुग्राहिता हो गई। चलिए इसको मैं साफ करूं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या रहेगी, ये हमारा खंड कौन सा चल रहा था, बा खत्म हो गया, सॉरी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो यह खंड रहेगा आपका सा,
कौन सा रहेगा? सा। अब प्रश्न संख्या रहेगी 3 और प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन आएगा 3 का प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कलांतर पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा उनके बीच कलांतर लिखना है, कलांतर होता है कितना है और प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केवल, ये आपका उत्तर रहेगा, केवल प्रेरकीय परिपथ में वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर π/2 यानी कि 90 अंश होता है। इतना ही होता है? जी हाँ। अच्छा, इसको अर्थात में लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। अर्थात वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश या π/2 अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन 1 नंबर का, अभी 1 नंबर का बाकी है। क्या बाकी है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है XL बराबर ओमेगा L, यही होता ना। चूंकि ओमेगा बराबर लिखना चाहें तो होता है 2πf, तो ये XL बराबर क्या हो जाएगा? 2πfL। ठीक है, मात्रक इसका ओम, तो यहां पर भी मात्रक रहेगा ओम। अगला प्रश्न, तो इसको मैं तब तक साफ कर रहा हूं। चलिए साफ कर दें, चलिए साफ कर देता हूं। अगला प्रश्न पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 3 का खा। तो प्रश्न 3 का खा है, लेमडा बराबर आपका दिया गया, यानी कि तरंग दैर्घ्य दी गई है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और इतनी तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। ऊर्जा E बराबर आपसे पूछा गया है, और वो भी पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है कि E बराबर फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू, चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ, तो E बराबर हो जाएगा hc/λ। लेकिन ये मात्रक, ये इसका मात्रक क्या रहेगा? जूल। लेकिन हमें किस में निकालनी है? EV में। तो E बराबर hc/1.6 × 10⁻⁻19 और लैम्डा, ये आपका इसका आंसर आएगा EV में। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे। अच्छा, H का मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34। ठीक है। अच्छा, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसके बाद में लेमडा हमें दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो E बराबर 6.6 रख लेते हैं, × 10⁻⁻34 रख लिया, और गुणे 3 × 10⁸ लिख दिया, और बटे 1.6 है, × 10⁻⁻19 है, गुणे लेमडा का मतलब है 5 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, 5 छक्के 30, 0.6 हो गया, दशमलव से दशमलव चला गया, 16 चौकू 64, कितना बचा? 2, 16 एकन 16, 16 दूनी 32। चलिए इतना ही छोड़ दिए, तो यहाँ से E बराबर गुणा करिए, तो आपका बचा है 4.12 और गुणे 0.6, घातों को कैलकुलेट करेंगे 1907
26, ऊपर आपकी माइनस की है 34 और 26 ऊपर गई प्लस की हो गई +8 तो प्लस का 34, घाते से घाते चली गई। तो E बराबर ये आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 कन 6 और 1 7 और 6 चौक 24, ये हो गया। 1 और 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट या E बराबर 2.47 EV, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको साफ करता हूं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग, मैं तब तक इसको साफ कर रहा हूं। जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रही है, अनसॉल्व्ड आपको इजी लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 का गा। तो 3 का गा कह रहा है एक प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर प्रिज्म कोण को लिखते हैं कैपिटल ए से, और बराबर बताया है न्यूनतम विचलन कोण को, न्यूनतम विचलन कोण को डेलियम से लिखते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब आपको माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का संबंध होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a/2, यही होता है ना। चलिए डेल m के स्थान पे हम रख सकते हैं a, तो आपका क्या हो जाएगा साइन a प्लस a अपान 2 अपान साइन a/2। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो n बराबर साइन 2a आपका हो गया बटे 2 और साइन a अपान 2, तो यहाँ से 2 चला गया, तो आपका क्या बचता है n बराबर साइन a और अपान साइन a/2, इतना बचा। अच्छा ऊपर अगर हम अंश में देखते हैं तो जो साइन का फार्मूला है पूरे एंगल में है, नीचे देखते हैं साइन का फार्मूला हाफ एंगल में है। तो आप लोग हाई स्कूल में गणित में पढ़ चुके हैं कि साइन का हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 साइन a/2 और cos a/2, तब n बराबर आपका 2 साइन a/2 और cos a/2 अपान आपका साइन a/2, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा n बराबर 2 cos a/2, यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको साफ करें। चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप लोग प्रश्न पढ़ते समय अगर जान लेते हैं कि ये प्रश्न किस चैप्टर से दिया गया है, तो समझ लीजिए आप लोगों ने मेहनत की है। जो भी आपकी कमी थोड़ी बहुत है उसको हम अनसॉल्व्ड के माध्यम से क्लियर करवाएंगे और आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको आंसर कहां तक ही देना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत बाई के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न है 3 का घा। ठीक है, तो इसके लिए बूलियन व्यंजक बनाना है। तो यहां पर तर्क द्वार दिया गया है, ये यहाँ पर A है और B है, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको कहते हैं निवेशी, और इधर यहाँ पर ये बाई, इसको हम बोलते हैं निर्गत। ठीक है, तो अब ये कौन सा तर्क द्वार है, तभी तो हम इसका बूलियन व्यंजक जानेंगे। तो तर्क द्वार के लिए ये आकृति आपको दिख रही है कि आधा कैप्सूल बना हुआ है, ठीक। तो इस तरीके की आकृति जो होती है 2 तर्क द्वारों में होती है। कौन कौन सी, एक तो आपका होता है नंद गेट, कौन सा होता है नंद गेट, और दूसरा होता है
एंड गेट, यही होते हैं दो। इन्हीं में, इन दोनों गेटों में इसी प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। लेकिन नंद गेट और एंड गेट में फर्क क्या होता है? अगर हम नंद से एन ये हटा दें, एन हटा दें तो एंड प्राप्त हो जाता है। लेकिन नंद गेट कब होता है? जब ये यहां पर जो आपको दिख रहा है बड़ा सा गोला, अगर यहां पर यही गोला लगा हो तो ये आपका बन जाता है नंद गेट। लेकिन अगर ये यहां पर ना लगा हो, ये यहीं पर लगा हो, तब आपका सिर्फ ये रहेगा एंड गेट। कौन सा रहेगा? एंड गेट। अब ये आपका कौन सा हो गया है? क्लियर, एंड गेट। अब एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल बाई। ठीक है। अच्छा, नंद गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो नंद गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी बार इक्वल बाई। ये आपका होता है नंद गेट का। अथवा में इसमें प्रश्न है कि नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता सारणी। अब नॉर गेट और गेट। नॉर से हम एन हटा दें, एन फॉर होता है नॉट। ठीक है, एन फॉर नॉट। अब आपका बचा क्या? और। यानी कि जो आपका नॉर गेट है, जैसे नंद गेट है नॉट और एंड गेट से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जो नॉर गेट है नॉट और गेट से मिलकर बना होता है। तो इसको हम, इसकी आकृति कैसी होती है? जैसे हमारी प्रेस होती है, जो कपड़ों पे प्रेस की जाती है, उसकी जो निचली सतह होती है ठीक उसी की आकृति का होता है। तो ये हमने बना दिया आपका ए और बी, ये निवेशी हो गए। इसको हम कहते हैं और गेट, क्योंकि यहाँ पर ये लगा है। इसको बाई डेस बोल देते हैं और इसको जोड़ देते हैं एक, यानी कि और गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो गेट प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं नॉर गेट। कौन सा गेट कहते हैं? नॉर गेट। इसका संयुक्त रूप से अगर हम चित्र बनाएं तो संयुक्त रूप से ये निवेशी हो गए ए और बी, और यहाँ पर ये लगा दिया, ये हो गया बाई। इसको हम कहेंगे संयुक्त रूप से नॉर गेट। ठीक है, तो ये नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हम सत्यता सारणी की बात करते हैं। तो आप लोगों ने इसकी सत्यता सारणी पढ़ी होगी। तो सबसे पहले इसका बूलियन व्यंजक, तो a प्लस बी बार इक्वल बाई, ये बूलियन व्यंजक होता है। अब हमें सत्यता सारणी बनानी है। तो सत्यता सारणी में एक में a लिख देते हैं, एक में b लिख देते हैं, एक में बाई डेस और एक में बाई। ठीक है, हम सत्यता सारणी कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। पहले और गेट के बारे में लिखते हैं और नॉट गेट का सत्यता सारणी को यूज कर देंगे। तो और गेट के बारे में आपको पता है, अगर a ऑन रहेगा b ऑफ रहेगा तो बाई डेस हमें प्राप्त होगा। अब बाई डेस अगर प्राप्त हो रहा है तो नॉट गेट के लिए बाई का मान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, इसी प्रकार अगर a ऑफ रहा b ऑन रहा तो बाई डेस हमें प्राप्त होगा, तब भी ये प्राप्त नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर ये भी ऑन रहा, ये भी ऑन रहा तो ये प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑफ रहता है, ये भी ऑफ रहता है, तो ये ऑफ रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होगा, तब हमें बाई का मान प्राप्त होगा। तो ये रही नॉर गेट की सत्यता सारणी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी हो गया। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की वीडियो, इससे आगे के जो प्रश्न हैं अगली वीडियो में हल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।